जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का रन फॉर स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th इंग्लिश का चैप्टर पहला। किताब का नाम है रेनबो, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा लागू किया गया है। इस किताब को देख रहे होंगे। इस किताब को जो है 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन है प्रोज और दूसरा सेक्शन है पोइट्री। तो हम लोग जो है प्रोज वाले सेक्शन को अभी डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सीधा चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। ओके, तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब हम लोग देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। इसमें हम जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख दी हैं, जैसे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको जो है हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है कि बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्ट है डाइड ऑन 13 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये मर नहीं गए, बशर्ते इनको जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मार दिया गया था। उसके बाद कुछ इनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवनी होता है। जैसे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको याद रखिएगा। ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी इनका प्रयोग सच्चाई के साथ। उस जैसे इसका कुछ आर्टिकल भी लिखा हुआ है, यानी पत्रिका सब लिखा हुआ है, जैसे यंग इंडिया है और हरिजन है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो अब सीधा हम आ गए हैं चैप्टर की ओर। और इंट्रोडक्शन बात में यह है कि मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू। कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी जो है खास करके जाने जाते थे, बापू के नाम से जाने जाते थे। और है द फादर ऑफ द नेशन। द फादर ऑफ द नेशन यानी इनको जो है राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कहने का मतलब ये बहुत ही आध्यात्मिक लीडर है, नेता है। उसके बाद ये क्या है, एक पॉलिटिशियन है या एक राजनीतिज्ञ है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देख लेते हैं कि क्या है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने जो है बिल्कुल सफलतापूर्वक से यूज किया है। किसको यूज किया है, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का इन्होंने यूज किया है एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है किसका, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। किसके खिलाफ किया है, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी अंग्रेज का जो शासन था अपने भारत में, उसके खिलाफ इन्होंने किया है। और उन्होंने मदद किया है, ही एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी प्राप्त कराने में भी इन्होंने मदद किया है। कब से कब तक, तो यहाँ है फ्रॉम 1915 टिल 1948। कहने का मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक। चूंकि ये उस समय दक्षिण अफ्रीका से लॉ पढ़ के आए हुए थे अपने भारत में, और जिस दिन आए उसी दिन समझिए भारत में प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से जो है अपना समर्पण जो है भारतीय राजनीति के प्रति दे दिया। और ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, मतलब फैनेटिक कहने का मतलब एक होता है कट्टरपंथी जिसको कहते हैं। तो कट्टरपंथी के हाथों जो है इनको मार दिया गया। बताए थे, शुरुआत में ही बता दिए कि किनके द्वारा इनको मार दिया गया, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। और नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था। कहाँ पर तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। उसके बाद जो हिज ऑटोबायोग्राफी जैसे बताए हैं कुछ पॉइंट पहले ही, उनका जीवनी है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब इनका प्रयोग है किसके साथ, सत्य के साथ। एंड नोमरस आर्टिकल, मतलब बहुत सारे असंख्य आर्टिकल उन्होंने लिखा है। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, किसके लिए लिखा है, यंग इंडिया एक पत्रिका है गांधी जी के द्वारा लिखा गया। एक और भी बताएं, जैसे हरिजन बताए थे इससे पहले आपको। एंड द स्पीचेज, और उन्होंने भाषण दिया है, द डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और बहुत सारे समारोह समय भी उन्होंने जो है भाषण दिया है।
उसके बाद आते हैं कि रियल हिम नॉट ओनली एज ऑन ओरिजिनल थिंकर, केवल वह जो है वास्तविक सोचने वाला व्यक्ति ही नहीं थे, बट ऑल्सो वो एक जो है महान, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, कहने का मतलब वह एक महान संत भी थे। एंड एडियोमेटिक इंग्लिश, वो जो इंग्लिश भी रखते थे, कैसा इंग्लिश वो प्रयोग करते थे, तो एडियोमेटिक यानी मुहावरेदार अंग्रेजी प्रयोग करते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो दिया गया इन सारे बातें, सारांश, एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो भी सारांश यहाँ पर दिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब गांधी जी जो है भारतीय जो बोलने का टोन है, साउंड फाउंडेशन है, उसके बारे में यहाँ पर गांधी जी बात करते हैं। व्हिच यानी जो, व्हिच हैज सक्सेसफुली, which has successfully withstood the past passage of time, कहने का मतलब जो क्या है, समय के साथ हमेशा खड़ा रहा है। उसके बाद है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has, मानी पश्चिमी सभ्यता जो कि क्या है, देखते हैं नेक्स्ट पेज, which has the tendency, which has the tendency to privilege materiality, कहने का मतलब ये होता है जो पश्चिमी सभ्यता है वो जो है मेटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, खासकर कहने का मतलब ऐसे चीज जो शारीरिक सुख सुविधा में प्रयोग किया जाता है, शारीरिक सुख सुविधा को ही पश्चिमी सभ्यता में ज्यादातर जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है। एंड जो कि क्या है, कैन नॉट यानी जो नहीं मैच करता है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेटेड द मॉरल बीइंग, जो कि क्या है भारतीय सभ्यता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और हमारा जो भारतीय सभ्यता क्या करता है, एलिवेट करता है यानी बढ़ावा देता है, किसको, मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है, मानवता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, बशर्ते मतलब पश्चिमी सभ्यता के यानी वेस्टर्न कल्चर के बारे में क्या कहा गया है कि वहाँ केवल शारीरिक सुख सुविधा जो भी मिलता है उन्हीं के बारे में ज़्यादातर जो है प्रिविलेज दिया जाता है, मटेरियलिटी को बढ़ावा दिया जाता है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। अब यहाँ पर कुछ आपके किताब का है ये क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग देखेंगे, जस्ट इसका हम हिंदी बता देंगे, आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, ओरली कहने का मतलब होता है आपको मौखिक रूप से जवाब देना। एक व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन किताब में देख लीजिएगा। व्हाट डिड गांधी डू फॉर फार्मर्स इन बिहार, मतलब गांधी जी ने जो है क्या किया किसान के लिए बिहार में, तो आपको पता होगा 1917 ईस्वी में जो है चंपारण आंदोलन यानी किसान आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, आप कल्चर से क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर, हमारा जो होली स्क्रिप्चर है क्या है उसके बारे में बताना है। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, मतलब पूरे यूनिवर्स लेवल पर जो मानव का जो वैल्यू है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो चलिए पैराग्राफ 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ में हम दे दिए हैं ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आपको दिया गया है, और देखिए, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, कहने का मतलब मुझे विश्वास है कि भारत में विकसित हुई सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द नाइट ऑफ द फेरोप्स वाज ब्रोकन, यानी कहने का मतलब रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, उसके बाद फारो का भी बल टूट गया। इन सारे बातों का हिंदी है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखते हैं। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड, कहने का मतलब जापान पश्चिमी सभ्यता के रंगों में रंगा गया लेकिन चीन के बारे में कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी प्रकार से साउंड एट द फाउंडेशन अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम which exist no longer in the former glory, यूरोप के लोग
ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखी जो अपनी पहले गौरव को मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे हमें सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोपियन यानी यूरोप के लोग उसके बाद कल्पना किए कि हम लोग ग्रीस और रोम के गलतियों से बचेंगे। सच इज देयर पेटिएबल कंडीशन, जैसा कि उनका दयनीय स्थिति है। और नेक्स्ट पैराग्राफ है इन द मिडिस्ट ऑफ दिस, इन सबों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत अचल रहा और यही इसकी गरिमा है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that it is not possible to include them the adopt any change। भारत के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है कि इसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और भावहीन है कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए राजी करना संभव नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन हमारा है इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में यह जो हमारे आरोप हमारे गुण के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज, जिसे हम अनुभव के निहाई पर परखा है और सही पाया, हमें बदलने की साहस नहीं है। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टेडी, कईयों ने भारत पर अपनी राय दिए पर हम अटल रहे। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी आशा की रक्षक है। पैराग्राफ 3 है सिविलाइजेशन इज दैट नोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता चाल चलन है जो इंसान को कर्तव्य की राह दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे इच्छा पर काबू प्राप्त करना है। नेक्स्ट है शो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, ऐसा करने में हम स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता के समानार्थक अच्छा आचरण है, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है 4 If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। यदि यह भाषा सही है तो भारत, जैसा कि बहुत सारे लेखकों से पता चलता है, कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दैट मोर इट गेट्स इट मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहने का मतलब हम देखते हैं कि मन एक बेचैन सी चिड़िया है या बेचैन सी पक्षी है, जितना ही अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्जेंस इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, जितना ही अधिक हम अपनी इच्छाओं में संलिप्त रहेंगे उतना ही अधिक बेलगाम होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बहुत छोटा छोटा लग रहा है। चलिए
आगे कर रहे हैं, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा तय की है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी बहुत हद तक एक मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं सुविधा के लिए। चलिए बड़ा कर दिए हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ रहे हैं। पैराग्राफ 6 है, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, यह जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है या दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी सीन, कहने का मतलब प्रायः देखा जाता है कि धनी लोग दुखी होते हैं परंतु गरीब लोग सुखी होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसएडेड अप फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने ऐसो आराम की जिंदगी और आनंद से माना किया है। और नेक्स्ट है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे। चलिए यहाँ है, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ द फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हम उसी प्रकार के हल के साथ व्यवस्थित किए हैं जैसा कि हजारों सालों से चला आ रहा है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कैटोजेस एंड that we had in former times and our indigenous education remains the same as before, हम उसी प्रकार के कुटीर और पुनः प्राप्त किए हैं जो पहले समय से था और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले जैसा है। We have had no system of life according competition, हमारे पास जीवन है कि कोई प्रतियोगिता पद्धति नहीं है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage, प्रत्येक अपने अपने व्यवसाय और व्यापार में लगे हैं और एक नियमित मजदूरी लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो how to invent machinery, but our forefather knew that if we set our heart after such things, we would become slaves and lose our moral fiber, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि यदि हम ऐसा चीजों में अपनी दिल लगाते हैं तो हम उन चीजों का गुलाम बन जाएंगे और अपना आचरण खो देंगे। Therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet, कहने का मतलब वे लोग इसीलिए विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिए कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सके। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet, उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों की उचित उपयोग में ही है। Next, they further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. उन्होंने इसके अतिरिक्त कारण दिया कि बड़े शहर एक जाल है और बेकार के बोझ है, और कि इन लोगों में खुशी नहीं रह सकते,
यहाँ चारों ओर डाकू और चोरों का गिरोह है, वेश्यावृत्ति, उसके बाद है दुर्गन लोग इसमें जो है फलते फूलते हैं और गरीब लोग को धनी लोग लूटते रहते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है कि दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इसलिए उन्होंने छोटे से गांव में ही खुश थे। पैराग्राफ 8 है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, चलिए। They saw that king and their swords were inferior to the swords of ethics. उन्होंने देखा कि नैतिकता के तलवार से निम्न स्तरीय राजाओं और उनकी तलवार है। And they therefore held the sovereigners and of the earth to be inferior to be ऋषिज एंड द फकीर्स, इसलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के नीचे धरती के संप्रभुत्व को रखा है। A nation with a constitution like this is fitter to each other than to learn from other. एक राष्ट्र एक प्रकार के संविधान के साथ दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम है। Our next paragraph is, this nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. कहने का मतलब इस राष्ट्र के पास न्यायालय है, वकील है, डॉक्टर है, लेकिन ये सभी सीमा के भीतर ही है। Everybody knew that these professions were not particularly superior. सभी जानते हैं कि ये व्यवसाय खास करके श्रेष्ठ नहीं थे। Moreover, these वकील and वैद्स did not rob people. कहने का मतलब इसके अतिरिक्त ये वकील और वैद्य लोग को लूटते नहीं थे। They were considered people dependents, not their masters. वे लोग पर आश्रित समझे जाते थे और उनके मालिक नहीं थे। नेक्स्ट है, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय संगत निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, साधारण नियम न्यायालयों से बचने के लिए था। देयर वाज नो टाउट्स टू रूल पीपुल टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई दलाल नहीं थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई भी केवल शहरों और उनके आसपास देखी जा सकती थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, साधारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और अपनी कृषि व्यवसाय करते थे। नेक्स्ट है, दे एंजॉयड थ्रू होम रूल, वे घर के सच्चे नियम और आनंद लिया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ 9 है, the Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, इसके प्रति समर्पितों द्वारा भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. विश्व के किसी भी हिस्से में और उसके अंदर सभ्यता नहीं है, सभी लोगों को निपुणता प्राप्त हो। नेक्स्ट है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ावा देना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। बाद का ईश्वरहीन है, पहले का ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। So understanding and so believing it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast.
कहने का मतलब बहुत ही समझने और विश्वास करने योग्य भारत के प्यार करने वालों के लिए यहाँ पर जर्नी है कि पुराने भारतीय सभ्यताओं से उसी प्रकार चिपक जाए जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के स्तनों से चिपक जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 10। ओके, जस्ट आई एक्सटेंड द टेक्स्ट। आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यताओं से नफरत करने वालों में से नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं पश्चिमी सभ्यताओं का आभारी हूं कि उनकी साहित्यिक से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट I am thankful to modern civilization for teaching me that as I want India to rise its fullest highest, लेकिन मुझे यह सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूं कि भारत को पूर्ण रूप से शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं उसको। I must tell my countrymen frankly that, मुझे अपने देशवासियों से साफ साफ अवश्य ही कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों और वर्षों के अनुभव के बाद भी यहाँ कह रहा है आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इन ऑल एट ऑल कॉस्ट्स, मैंने इससे एक सबक सीखा है और बस यह है कि मैं किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है 11। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। व्हाट इज द इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिक पदार्थों की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर की बुराइयों की पूजा है। इट इज अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह पूर्णतः भौतिकवाद है। ओके, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इज इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है यह यदि भौतिक सभ्यताओं के विजय के प्रत्येक कदम के बारे में नहीं सोचती है तो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारा 12 पैराग्राफ होगा। आपको पता होगा टोटल जो है 24 पैराग्राफ है, तो इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे इस वीडियोस को, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा और ये हमारा इस वीडियोस का लास्ट पैराग्राफ है। अगला जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम कवर करते हैं। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इज नॉट यूजलेस to weigh the merits of the two civilization, यदि संभवतः अनावश्यक है, यदि नहीं तो बेकार है दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना। It is likely that the West has evolved a civilization shifted to its climate and surroundings, यह प्रतीत होता है कि पश्चिम में विकसित हुई सभ्यता उसके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, कहने का मतलब उसी प्रकार से हम लोगों की सभ्यता हम लोगों के परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों अपने अपने स्थानों या अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे हैं। पैराग्राफ 13 है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी आधुनिक सभ्यता के पहचान में अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दीज वांट्स, यानी प्राचीन सभ्यता की पहचान इस पर एक आदेशात्मक प्रतिबंध है और इनकी चाहतों पर नियमित प्रतिबंध है। Next line is the modern of Western insatiableness arises really from wants of living, faith in future state and therefore also in divinity,
यानी आधुनिक या पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य की स्थिति में विश्वास पूर्वक रहने की चाहत हो और इसलिए देवलोक की भी चाहत हो। द restraining of ancient or eastern civilization arises from a belief। प्राचीन या पूर्वी सभ्यताओं का अवरोध एक विश्वास से उत्पन्न होता है। often in spite of ourselves in a future state and the existence of divine power। प्राय भविष्य के स्थिति के बावजूद स्वयं को ईश्वरीय शक्ति के अस्तित्व में लीन कर लेता है। पैराग्राफ 14 है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन वन टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कहने का अर्थ यह हुआ कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ न तुरंत और शानदार परिणाम भी पागल कर देने वाला होता है जिस पर काबू नहीं होता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि मानव की विजय संघर्षों में पड़ा है। वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द पेरीमेरेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। हम अस्थाई मलाई का सौदा क्षणिक सुख से कर जो है खातर में रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 15 है जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल सिमिलरली हिंदुइज्म एंड मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजियंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द साउथ। जैसा कि पश्चिमियों ने आश्चर्यजनक वस्तुओं और पदार्थों की खोज की है दिख उसी प्रकार हिंदू धर्म ने भी क्या है धर्म में वस्तुओं की उमंगों और अंतरात्माओं के क्षेत्र में अति उत्तम खोज किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हम लोगों के पास इन महान और सुंदर खोजों के लिए ध्यान नहीं है। इन्होंने गांधी जी ने ऐसा कहा है। वी आर डेजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न स्विच हैज मेड। हम लोग भौतिक प्रगति के चारों चौथा नौ चंदा चौंध है जो पश्चिमी विज्ञान ने दी है। आई एम नॉट इन ए मॉड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूं, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ God in this wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। यानी वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति के उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया है ताकि वह भौतिकवाद के तूफान को रोकने के अपने खास लक्ष्य को पूरा कर सके। आफ्टर ऑल देयर आर समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिर हिंदुत्व में कुछ तो है जो अभी तक उसे जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बाबिलोनियन, साइरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कहने का मतलब यह बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और मिस्र की सभ्यता के पतन का गवाह है। कास्ट अ लुक अराउंड यू। अपने चारों ओर नजर डालो या अपने चारों ओर देखिए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। कहाँ रोम है और कहाँ ग्रीस है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन। क्या आप आज पता कर सकते हैं कि गिब्बनों का इटली कहाँ है। और द रेदर the ancient Rome or for Rome was Italy। Next paragraph है 18 go to Greece where is the world famous Attic civilization। ग्रीस जाओ और प्रसिद्ध गुफा सभ्यता कहाँ है ऐसा यहाँ कह रहा है। then coming to India, उसके बाद इंडिया आइए। then coming to India let one go
through the most ancient record and then look around you and you would be constrained to say, yes, I see, I have एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। कहने का मतलब तब भारत आकर देखो और कोई अभिलेखों को पढ़कर देखो, फिर अपने आसपास देखो और तब अपने आप कहने पर जो मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ अभी अभी प्राचीन सभ्यताओं को जिंदा देख रहा हूं। पैराग्राफ 19 इज ट्रू देयर वर डंग हेप्स बिल्ट अंडर देम सच, यहाँ गोबर का ढेर भी था यहाँ और वहां, लेकिन वहां उसके अंदर दवा धनी खजाना भी है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड व्हिच Hinduism said before it was not developed along with materials but spiritual lines। और कारण यह है कि अंत तक जीवित रहा इसीलिए कि हिंदुत्व ने विकास का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं आध्यात्मिक पंक्तियों को चुना है। Paragraph 20 is our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our mentals indulgence but upon restricting one's self denial। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारा बहुगुणात्मक चाहतों पर नहीं बल्कि चाहतों को स्वयं अस्वीकार और उसकी सीमा पर टिकी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ 21 इज European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will means ruin for India is we endeavor to copy it। यूरोपियन सभ्यताओं कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियनों के लिए अनुकूल है, लेकिन यह भारत के लिए विनाशकारी होगा यदि हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं तो। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपना और सम्मिश्रित नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे लिए अच्छा और सम्मिश्रित करने योग्य क्यों न हो। As it does not also means that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। जैसा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो कुछ भी बुराइयां यूरोप में बढ़ा है इसका हिस्सा यूरोपियन नहीं होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ 22 इज द incessant search for materials comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। ऐसो आराम की वस्तुओं की लगातार तलाश और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है कि मुझे बोलने पर मजबूर कर देता है कि यूरोपियन को स्वयं अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। If they are not to perish under the weight of comforts to which they are becoming slaves। यदि वे आराम के भार में मरना नहीं चाहते जिसके लिए वे गुलाम बन रहे हैं। It may be that my reading is wrong। हो सकता है कि यह मेरा अध्ययन गलत हो, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death। लेकिन मैं जानता हूं कि भारत के लिए गोल्डन फ्लेश यानी कठिनाइयों से प्राप्त करना, इसके पीछे भागना घातक सिद्ध हो सकता है। Let's engrave on our heart the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking। कहने का मतलब आइए हम अपने दिल के गहराइयों पर पश्चिमी दार्शनिक का एक आदर्श वाक्य है जिसका दिया गया वाक्य है, सादा जीवन और उच्च विचार को अंकित करना है, यानी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद है टुडे इट इज सर्टेन दैट millions cannot have a high living and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। आज निश्चित है कि लाखों लोगों को
उच्च जीवन नहीं मिलता है और हमसे कुछ जो जनता के लिए जोखिम उठाते हैं, उच्च रहन सहन में रहने के बाद भी उच्च विचार को खो देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 23, a civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। यानी सभ्यता वास्तव में बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वेच्छा से और विस्तार पूर्वक अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। This alone increases and promotes content. This alone increased and capacity of service। यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमताओं को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड इट इज लास्ट पैराग्राफ आई थिंक। certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित सीमा के ऊपर यह मदद के बजाय बाधा बन जाता है। Therefore, the idea of creating an ultimate number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। इसलिए अनगिनत संख्या में इच्छाओं का निर्माण करना और उससे संतुष्ट होना एक भ्रम है और जा सकता है, प्रतीत हो सकता है, एक संतुष्ट होना एक भ्रम और जाल प्रतीत होता है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet a certain point or dead a stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। यानी संतुष्टि एक भौतिक जरूरत है, फिर भी व्यक्ति की स्वयं की संकुचित जरूरत की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पर मिल जाती है, वह है मृत्यु। इससे पहले भी जीवन भौतिक और विलासिता में गल जाए। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। एक व्यक्ति को भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की अवश्य ही व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मानवता की सेवा में बाधा न हो, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होना चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।